बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा टैलेंटेड इंडिया पर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील कि न सिर्फ टैलेंटेड इंडिया को सब्सक्राइब करें, बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो टैलेंटेड इंडिया पर करूं, सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, वो ये कि क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है। यही नहीं, इस शख्स जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ज्यादा एतबार किया, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या उन पर भी एतबार किया जा सकता है। और आज इस कार्यक्रम में मैं उस पर आपके सामने कुछ पुख्ता जानकारी रखने वाला हूं। शुरुआत में करना चाहूंगा 15 जुलाई 1962 के इस अखबार की कतरन के साथ। यह कतरन क्या कहती है, इसे पढ़िए। चाइनीज ट्रूप विथड्रॉ फ्रॉम गालवान पोस्ट, ग्रेट करेज शोन बाय इंडियन जवान्स, दिल्ली वार्निंग हैज वर्कड। तीन चीजें कहता है कि चीन ने गालवान घाटी से पीछे अपनी सेनाएं हटा दी। दूसरी बात कि भारतीय जो सैनिक हैं उनका शौर्य काम आया। और तीसरा, दिल्ली की जो चेतावनी है वो काम आई। मगर क्या आप जानते हैं इसके कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ था? इसके कुछ हफ्तों बाद चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था 1962 का, और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यानी कि चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि चीन ने हमारे साथ उस वक्त भी विश्वासघात किया था। और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि LAC पर जो तनाव चल रहा था लद्दाख में, उसके बाद अब चीन ने भी अपनी सेनाएं पीछे खींचनी शुरू कर दी हैं। पहले तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उसका प्रचार तंत्र, वो तो लगातार ये कह रहे थे कि कोई अंदर घुसा ही नहीं है। तो भैया, जब कोई अंदर घुसा ही नहीं है तो वापसी किस बात की हो रही है? क्या इस सवाल का जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? मगर मुद्दा वो नहीं है। मैं इतिहास में खुद को दफन नहीं करना चाहूंगा। इस वक्त जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, मैं उसको लेकर आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि चाइनीज विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। आपके सामने एक एक करके मुद्दा मैं आपके सामने उठाऊंगा। सबसे पहले, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बयान में फर्क। और यह फर्क किस तौर पर सामने उभर कर आता है आपकी स्क्रीन पर? LAC का जिक्र, जहां भारत ने अपनी तरफ से LAC का जिक्र किया है, चीन ने उसका जिक्र अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में किया ही नहीं है। और वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। LAC से पीछे हटने या डिसएंगेजमेंट, और भारत का कहना है इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाना चाहिए। LAC और भारत चीन सीमा पर चरणबद्ध तरीके से दोनों पक्षों को पीछे हटना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि दोनों पक्षों को LAC की इज्जत करनी चाहिए और इसे बदलने के लिए कोई भी एक तरफा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो। यानी कि भारत सरकार साफ तौर पर LAC का जिक्र कर रहा है। मगर चाइना का बयान भी आपके स्क्रीन पर। चाइना के विदेश मंत्रालय ने LAC का जिक्र तक नहीं किया। इसकी इज्जत करना तो बहुत दूर की बात है। उसका कहना है आपके स्क्रीन पर, हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच सैनिक और कूटनीतिक संपर्क में मिली तरक्की का स्वागत किया जाना चाहिए। बातचीत और वार्ता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और फ्रंट लाइन सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। देखा आपने, LAC का जिक्र भी नहीं। और आपको इस बात को समझना होगा कि चीन LAC का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि LAC का उल्लंघन भारत नहीं कर रहा है, LAC का उल्लंघन चीन कर रहा है। लिहाजा उसके लिए LAC के कोई मायने नहीं है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूं, अगर अपने विदेश मंत्रालय के बयान में चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जिक्र ही नहीं कर रहा है, तो हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इसके बाद
भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में न तो दोनों पक्षों में हुए संघर्ष का ही जिक्र किया है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, और न ही गालवान घाटी का जिक्र है। आपको याद होगा, जब 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तब भारत ने अपनी तरफ से 25 जून को एक बयान जारी किया था, और वो बयान क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। चीनी सेना का बर्ताव दोनों देशों के बीच बनी सहमति के खिलाफ है। 25 जून को दिए गए बयान में यह भी कहा था भारत ने कि चीन ने गालवान घाटी में घुसकर एलएसी पार करके भारतीय जमीन पर ढांचे बनाए थे, और अब ना गालवान घाटी का जिक्र है, ना भारतीय सैनिकों की शहादत का ही इस बयान में कोई जिक्र है। मगर चीन क्या कर रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दबंग चीन का क्या जिक्र है आपके सामने। चीन ने प्रमुखता से गालवान घाटी का जिक्र किया है। गालवान घाटी में जो हुआ उसका सही और गलत सबको पता है, स्पष्ट है। चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा पुख्ता तरीके से करेगा। क्या कह रहा है चीन? कि गालवान घाटी में जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, और चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा। आप बताइए ना, जब दोनों देशों के बीच समझौता हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह के तल्ख तेवर अपनाने की जरूरत क्या है? आपको याद होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बयान दिया था कि ना तो चीन ने ही प्रवेश किया है भारत के अंदर, ना उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। वो बयान याद है? एक बार फिर वो बयान सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो सुना आपने? इसके ठीक बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान आता है कि गालवान घाटी पर हमारी संप्रभुता कायम है। यानी कि एक तरह से उसने पूरी गालवान घाटी पर अपने कब्जे का दावा कर दिया। अब जो खबर आ रही है, यानी कि दोनों देशों के जो सैनिक नुमाइंदे हैं उनके बीच जो बातचीत आ रही है, उसके हिसाब से चीन का क्या दावा है। आपकी स्क्रीन पर यह मैप ये बता रहा है कि PP-14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारतीय जमीन में 800 मीटर अंदर का दावा चीन कर रहा है। यानी कि भारतीय जमीन का 800 मीटर का दावा चीन कर रहा है। और यह खबर पत्रकार शिव अरोर की है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैंने आपको यह मैप दिखाया जिसमें चीन इस 800 मीटर पर दावा कर रहा है, और उसके बाद शिव अरोर की यह खबर जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 800 मीटर अंदर का दावा कर रहा है। दिक्कत यह है, ऐसे में जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, चीन नरम हो गया, चीन डर गया, मैं जानना चाहता हूं, अगर चीन डर गया है तो यह बात उसके बयानों में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आखिर चीन इस कदर तल्ख तेवर क्यों अपना रहा है? मानो वो फिर से लड़ाई चाहता है। इसकी वजह क्या है? क्या इस मुद्दे को लेकर पारदर्शिता बरतने की जरूरत नहीं है? ऐसे में आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, जवाब मांगा जाएगा के जरिए। मुद्दा नंबर 1, भारत को संभल कर आगे बढ़ना होगा। मुद्दा नंबर 2, दगाबाज चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की कथनी और करनी में फर्क है, हमें नजर रखनी होगी। और इसके बाद मुद्दा नंबर 3, और यह बहुत अहम मुद्दा है कि सियासत के नाम पर देश के हित कुर्बान नहीं किए जा सकते। जी हां, आप सियासत कीजिए, मगर यह वो मुद्दा नहीं है जिस पर सियासत नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि मैं बार बार इस कार्यक्रम में आपके सामने कह रहा हूं कि चीन पर विश्वास मत कीजिए। और मैं सिर्फ 1962 की अखबार की इस कतरन की बात नहीं कर रहा हूं कि किस तरह से पहले भारत पीछे गया और उसके बाद चीन ने हमला बोल दिया। नहीं, इस वक्त भी जो सामने सबूत उभर कर आ रहे हैं, मैं उस आधार पर कह रहा हूं। और अब जो मैं आपके सामने प्रमाण रखने वाला हूं, उसके बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि चीन पर किसी भी सूरत में विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बैंगलोर स्थित एक संस्था है जिसका नाम तक्षशिला संस्था है। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने गूगल मैप से यह मानचित्र आपके सामने पेश किया है, जो आपके स्क्रीन पर है। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बताना चाहूंगा।
मगर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आप जानते हैं कि डोकलाम में भारत और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। करीब 73 दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमसे कहा था कि डोकलाम में हमने जीत हासिल कर ली है। मगर क्या आप जानते हैं, 2017 दिसंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच, यानी कि जब भारत ने जीत का दावा कर लिया, चीन लगातार रोड बनाता रहा। और उसका प्रमाण गूगल मैप का यह मानचित्र है जो आपके स्क्रीन पर है। यह मानचित्र क्या कहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। Map accessed from Google Earth shows that the development of roads towards the Torsa Nalla at one end of the Jhamperi Ridge, which is Bhutanese territory, continued between December 2017 to December 2019. यानी कि उस समझौते के बावजूद चीन सड़क बनाता रहा जो कि तोरसा नल्ला की तरफ जा रही थी, जो कि भूटान का क्षेत्र था। और हमें यह बतलाया गया था कि चीन पीछे हट गया है और ऐसे में यह जीत भारत की हुई है। यही नहीं, भारत के लिए दोहरी मुसीबत भी है इस वक्त जो चीन के साथ उसका संघर्ष चल रहा है उसको लेकर। और वो दोहरी मुसीबत क्या है वो अजय शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। पहली बात, वो ये कहते हैं कि चीन अब भी पैंगोंग 100 पर अपने कब्जे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में 8 किलोमीटर भारतीय जमीन है और फिंगर 4 तक चीन पहुंच गया था और उसने अपने ढांचे बना लिए थे। चीन इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, वो जगह जो भारतीय जमीन है। अब आपके स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, इन तमाम जगहों पर हमारे भारतीय सैनिक आराम से जा सकते थे। अब जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से दोनों ही पक्ष 2 किलोमीटर पीछे हटेंगे। तो मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र अजय शुक्ला ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है, कि चीन तो हमारी जमीन में आ गया था ना, अगर वो 2 किलोमीटर पीछे हट भी जाता है और भारत भी 2 किलोमीटर पीछे हट जाता है तो भारत तो अपनी जमीन छोड़ देगा और ऐसे में दोनों देशों के बीच 4 किलोमीटर लंबा नो मैन्स लैंड यानी बफर जोन बन जाएगा। अब फिर से याद कीजिए वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया था। कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट्स? PP14, PP15, PP17 और PP17A। इस मानचित्र के मुताबिक भारत जो है अब इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे विचरण नहीं कर पाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं जो दुविधा पैदा कर रहे हैं, जो असमंजस पैदा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर जो है साफगोही से अपनी बात रखेगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ना चीन पर विश्वास किया जा सकता है ना अमेरिका पर। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में एक तरह से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेनिंग कर डाली थी। याद है आपको? अब की बार ट्रंप सरकार, वो बयान याद है? जी हां, अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद ट्रंप भारत आते हैं। हजारों की तादाद में मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप होता है और उसी का नतीजा, कई लोग ये बता रहे हैं, उसी का नतीजा ये है कि आज की तारीख में गुजरात में कोरोना इतनी व्यापक तौर पर फैला हुआ है। अब वहां की सरकार तो खबर बाहर आने ही नहीं दे रही है। तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत ने पूरी वफा निभाई, पूरी सेवा की ट्रंप की, मगर ट्रंप क्या करते हैं? आपके सामने 2 खबरें। पहली बात, H1B वीजा को वो सस्पेंड कर देते हैं। H1B वीजा क्या होता है? जो भारतीय अमेरिका चाहते हैं वहां पर नौकरी करने के लिए, उनके लिए H1B वीजा होता है और जो कंपनीज होती हैं अमेरिका की, वो इस वीजे का इस्तेमाल करती हैं विदेशी वर्कर्स को नौकरी पर रखने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ही कैंसिल कर दिया और क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा H1B वीजा भारतीय लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेनिंग की थी तो क्या इसका सिला भारत को इस तरह से मिला है? बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है।
क्या आप जानते हैं ताजा फरमान क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? यह ताजा फरमान यह कहता है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में, अमेरिकी कॉलेजेस में जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, उसके फॉरेन स्टूडेंट्स अब वापस अपने देश चले जाएं। यानी कि लाखों रुपए देके जो लोग अमेरिका पहुंचे थे पढ़ने के लिए, अगर उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो अब वो भारत वापस आ जाएं। अब आप भी जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में इंटरनेट को लेकर कोई बहुत मजबूत स्थिति तो है नहीं, और इसकी भी गाज, इसका भी नुकसान जो है भारतीयों को ही हो रहा है। ऐसे में बीजेपी सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस शख्स पर इतना एतबार क्यों किया? आपने इस तरह से शख्स की इतनी आवभगत क्यों की? क्योंकि ये दोनों ही फैसले बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए सही विकल्प नहीं है। और इस देश में ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारी जा रही थी। तो आज जवाब मांगा जाएगा में मैंने आपके सामने दो मुद्दे उठाए। मुद्दा नंबर 1, चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुद्दा नंबर 2, अमेरिका पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे भैया किस पे विश्वास किया जाए? हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए, और हम सबको एकजुट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिखरे हुए रहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ही विपक्ष को टारगेट करेगी, अपने ही पत्रकारों को टारगेट करेगी, अगर इसी तरह से हम तू मैं करते रहेंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहेंगे, तो देश बिखर जाएगा, देश को नुकसान होगा। इसलिए हम सबको एकजुट होकर रहना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।